सभी को जय हिंद। यूपीएससी हिंदी में मैं सत्यप्रकाश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएस 2026 के लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटजी, क्योंकि अपने सपनों को पाने के लिए एक मेहनत की ही आवश्यकता नहीं होती है, एक स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता होती है, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है, ताकि हम एक सही रणनीति के माध्यम से, एक सही मेंटरशिप के माध्यम से अपने सपनों को पा सकें। इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है स्टार्टिंग से लेकर के कि हम लोग मोटिवेशन पे बात करेंगे, हम लोग टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे, हम लोग प्री और मेंस के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। साथ ही टेस्ट सीरीज, नोट्स मेकिंग, एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, बुक में रेफरेंस बुक में कौन कौन सी रखनी है, घटना चक्र पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, लूसेंट पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, एक एक चीज़ पे डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन केस आपका कोई भी मतलब कि कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे भी ऑडियो रिप्लाई के थ्रू, या मुझे आवश्यक मतलब अगर आपको नहीं मतलब उसमें समझ में आएगा तो मैं एक वीडियो के माध्यम से भी उस आपकी क्वेरी को दूर करने का प्रयास करूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक सही रणनीति के लिए, यूपीपीसीएस 2026 के लिए, ताकि आप अभी से जुड़ करके हमारे साथ इस तैयारी को कर पाएँ। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले तैयारी क्यों करनी है। ठीक है, देखिए मैंने एक पहला बिंदु लिखा है मोटिवेशन, और मोटिवेशन क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो अगर हम लोग मोटिवेशन खोजने जाएंगे तो दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं। तो पहले बात हम लोग कर लेते हैं मोटिवेशन पे ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ये सब ऐसे टॉपिक है ना जिसमें कोई बात नहीं करता है। लोग आएंगे बताएंगे कि ये बुक्स पढ़ लो, ये चीज़ें पढ़ लो, और ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई स्ट्रेटजी मतलब कोई ऐसा मतलब आप कठोर ये नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से चेंज करिए, क्योंकि सभी के लिए रणनीति अलग अलग होती है। लेकिन हाँ, चेंज करने में वो बोला जाता है ना, जैसे संविधान संशोधन होता है तो संविधान संशोधन में क्या बोला जाता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो आप बिना मूल ढांचे को परिवर्तित किए इस स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले मोटिवेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन आपको मतलब इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय के साथ आपके अंदर जब आप मतलब आप लग जाते हो तैयारी के लिए तो आपके अंदर डिमोटिवेशन एक नॉर्मल फिनोमिना है, आएगा ही आएगा, क्योंकि रिजल्ट की अनिश्चितता है। समय प्रबंधन, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हुए भी समय प्रबंधन नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टेस्ट देते हैं तो नंबर कम आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जाने अनजाने में अगल बगल शेयर कर देते हैं कि यार मैं तो यूपीपीसीएस 2026 के लिए या 27 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगल बगल वाले प्रेशर बनाने लगते हैं, समाज का प्रेशर होता है, किसी को गर्लफ्रेंड का, किसी को बॉयफ्रेंड का, किसी के लिए कोई दिक्कत, कोई हाउसवाइफ है तो उसको घर पे मतलब तमाम तरीके के प्रेशर अपने ऊपर रहते हैं, और ये सारे प्रेशर मिलकर के क्या करते हैं, डिमोटिवेट। तो मोटिवेशन आपके लिए इस तैयारी को, अगर आप तैयारी करना चाहते हो 2026 के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है मोटिवेशन, मोटिवेशन बनाए रखना। और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए दो चीज़ों पे मैं बात करूंगा, आंतरिक मोटिवेशन इनर मोटिवेशन पे, और एक आउटर मोटिवेशन बाह्य मोटिवेशन पे। अब जैसे मान लो बाह्य नहीं बाह्य, अब जैसे मान लो मैंने वीडियो बनाया, आपको भी आपने ये वीडियो देखा, आपको अंदर तुरंत मोटिवेशन आ गया, यार आज से स्टार्ट शुरू करते हैं, आज से तैयारी शुरू किया जाए। ठीक है, लेकिन ये मोटिवेशन आपके लिए एक ही 2 दिन के लिए मतलब खाद पानी का काम करेगा। हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए खाद पानी का काम करे, शाम को आप किसी और काम में व्यस्त हो जाएं और सोचें ठीक है यार अभी तो 2026 के लिए बहुत सारा समय पड़ा हुआ है, आराम से हम लोग इस पे काम करेंगे। क्योंकि ये जो आराम से काम करेंगे या कल से पक्का पढ़ूंगा, ये अमूमन होता ही होता है। मुझे अभी भी याद है, अभी विश्वास आप मानिए 3 दिन पहले जो 9519780078 वाला नंबर है, उस पे एक टेस्ट सीरीज के लिए मतलब आर की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसकी फीस 300 रुपये है। 300 रुपये में 12 टेस्ट की टेस्ट सीरीज थी। तो एक आप लोग समझोगे मतलब एक लड़की है, उसने मैसेज किया कि सर मैं आर की तैयारी करना चाहती हूँ और मुझे ये मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्या अभी से तैयारी संभव है? मैंने कहा यार 2023 में ये फॉर्म निकला था, पेपर हो के फिर कैंसिल हो चुका है, फिर से अभी होने वाला है, अभी तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो 3 महीने में कैसे तैयारी कर लेंगी अभी जब हाल फिलहाल एग्जाम है तो। ठीक है, तो ये फैक्टर रहेगा आपके लिए, कल से पक्का पढ़ूंगा, ये अमूमन हम लोग इतना टाल देते हैं कि 2026 कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसी के लिए आपको आवश्यक है मोटिवेशन का। ठीक है, और मोटिवेशन जैसा कि मैंने बताया 2 तरीके का होता है, आंतरिक मोटिवेशन, बाह्य मोटिवेशन। बाह्य मोटिवेशन बहुत ही कम समय के लिए होता है। आप किसी से मिलेंगे, आप पता चला किसी एसडीएम के पास गए, दोस्त वगैरह के पास, या कहीं से भी आपने कोई वीडियो देखा, आपके अंदर मोटिवेशन आ गया।
लेकिन जो आंतरिक मोटिवेशन होता है वो आपके लिए लंबे समय तक काम करेगा। तो सबसे पहले आपको तैयारी क्यों करनी है, ये कारण आपको खोजना है जो आपको आंतरिक तौर पर मोटिवेशन दे। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे, एसडीएम बनने के लिए पढ़ रहे हैं, किन्हीं लोग का सपना होगा डीवाईएसपी बनना, कोई सोचेगा कि नहीं यार सबसे ज़्यादा तो अच्छी पोस्ट है आपके पास ये एआरटीओ वाली, ठीक है, आरटीओ या आरटीओ वाली। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप क्या बनना चाहते हैं, एसडीएम, डीवाईएसपी, आरटीओ, क्या आपका पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा और क्यों? ठीक है, तो एक कमेंट ये जरूर आप लोग का रहे कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे तो मोटिवेशन के लिए पहला चीज होगा, ठीक है, मैं इसको पहला बिंदु लिख रहा हूँ स्टार कीजिएगा, फर्स्ट, कि हमको मोटिवेशन के लिए कारण खोजना है कि हमको तैयारी क्यों करनी है। हमको समाज का भला करना है, हमको खुद के लिए आर्थिक सिक्योरिटी तय करनी है, हमको अपने मन पसंदीदा व्यक्ति से शादी करनी है। व्यक्ति मतलब स्त्री पुरुष दोनों इसमें शामिल हो जाएगा। मन पसंदीदा व्यक्ति से शादी करनी है, मतलब क्यों करना है तैयारी, किसी को दिखाना है, ठीक है, क्यों तैयारी करना है, तो ये आपको जानना आवश्यक है, ये आपको मोटिवेशन के लिए आवश्यक रहेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन का सोर्स ऑफ मोटिवेशन खोजेंगे और आंतरिक मोटिवेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि यही आपको ले जाएगा। ठीक है, अब आंतरिक मोटिवेशन आपका जुड़ा हुआ है सीधे सीधे समय प्रबंधन से। ठीक है, दूसरा हम लोग बात कर लेंगे अब इसी में टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन। इसके बाद हम लोग तमाम चीज़ों पर इत्मीनान से चर्चा करेंगे, लेकिन लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। जब हम तैयारी करने बैठते हैं तो जैसे मान लो, सपोज कर लो कि आज मेरे मन में आया कि चलो हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब मैं गया सीधे एनसीईआरटी उठा करके पढ़ना, किसी से मैंने सुना कि यार एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के व्यक्ति होंगे, समय प्रबंधन से इतर बात कर लेते हैं। दो टाइप के व्यक्ति होंगे, एक तो जो सीधे पढ़ने बैठ जाते हैं, सीधे बिना किसी स्ट्रेटजी के सीधे पढ़ने बैठ जाते हैं। दूसरा, रणनीति पहले बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें भी दो तरीके के लोग होंगे। रणनीति बनाने वाले एक रणनीति केवल बनाते हैं और एक रणनीति बनाने के साथ साथ इंप्लीमेंट भी करते हैं। तो हमको इंप्लीमेंटेशन वाली रणनीति की बनना है। ठीक है, जो लोग सीधे तैयारी करने बैठते हैं तो पता चले उन्होंने किसी से सुना कि यार 6 से 12 तक की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, बेस बनाने के लिए सीधे उठे और एनसीईआरटी पढ़नी स्टार्ट कर दी। या किसी ने बोला कि यार इस बार लूसेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे और अगर लूसेंट बढ़िया तैयार हो जाए तो मतलब क्लियर हो जाएगा मामला। कोई बोलता है कि यार घटना चक्र पढ़ लो, घटना चक्र में पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, घटना चक्र पर अगर आपकी कमांड है तो पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जो व्यक्ति सीधे जाता है बिना इसकी देखभाल किए, भाई सामने वाले की स्ट्रेटजी क्यों उसके लिए कारगर रही, उसके लिए अलग अलग वजहें होती हैं। ठीक है, मुझे एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, मुझे घटना चक्र क्यों पढ़ना है, मुझे लूसेंट क्यों पढ़ना है, पहले हम लोग इन कारकों को खोजेंगे और फिर हम सही से समय प्रबंधन कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक रणनीति बनाइए, क्योंकि तैयारी डायरेक्शन लेस नहीं होनी चाहिए। और यहीं पे बात आ जाएगी हार्ड वर्क। ठीक है, कई लोग हार्ड वर्क करते हैं और कई लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क जुड़ा होता है और हमको यही करना है, स्मार्ट वर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी मैं टारगेट चर्चा करूंगा, जो भी चीजें मैं चर्चा करूंगा, सभी की क्षमता अलग अलग होती है, सबकी ग्रहण क्षमता अलग अलग होती है। तो इसीलिए कम या अधिक आप अपने हिसाब से इसको चेंज करिएगा बिना मूल ढांचे के परिवर्तन के। ठीक है, तो समय प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमको जानना आवश्यक है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्यों क्यों पढ़ना है, और डायरेक्ट सीधे उठा करके नहीं पढ़ना है बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो पहले समय प्रबंधन पे बात करेंगे और समय प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आपको टाइम टेबल बनाना। ठीक है, टाइम टेबल बनाना, विश्वास करिए सवेरे रोज मैसेज जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर कि आज का क्या क्या शेड्यूल है सभी का, और उस पर 15-20 कमेंट्स मैक्सिमम आएंगे, कभी 30-35 आ जाता है, मैक्सिमम इतने लोग रहते हैं। 1.5 लाख का चैनल है, 30-35 कमेंट मात्र। ठीक है, अब आप सोचिए लोग अपनी तैयारी को लेकर के कितने मतलब वहाँ पे समर्पित हैं, मात्र 30-35 मैसेज आते हैं। जबकि अभी किसी भी मुद्दे को लेकर के छेड़ दिया जाए, जातिगत जनगणना या क्या नाम है वक्फ विधेयक, कोई भी एक मुद्दा आप उठा करके फेंक दीजिए तो उस पर 200, 250, 500 कमेंट्स आ जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है कि आप चीज़ों को किस प्रकार प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है टाइम टेबल बनाना, और टाइम टेबल भी आपके 3 तरीके के बनेंगे। एक तो ये कि जब तक आपका टारगेट है, जब का टारगेट है, यानी कि अभी क्या एक टारगेट बनाएंगे हम लोग 30 मई डेट मान के चल रहे हैं। ठीक है, 30 मई का एक हम टारगेट बनाएंगे कि हमको 30 मई को पेपर देना है, 30 मई 2026, क्योंकि 26 के लिए दे रहे हैं, जो लोग 27 के लिए दे रहे हैं 27 का बना लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 26-27 से सब पे स्ट्रेटजी काम करेगा, बशर्ते कि आयोग पैटर्न न चेंज कर दे। तो टाइम टेबल हमारा 3 तरीके का बनेगा, और ध्यान रखिएगा इसमें आपके मिनिमम 2 से 3 दिन लगेंगे ये पूरी चीजें इकट्ठा करने में,
और मैं आपको बार बार हिंट दे रहा हूँ, इस चीज़ को एक डायरी पर नोट कर लीजिएगा। ये जितने भी चीज़ें बता रहा हूँ डायरी पे प्रॉपर आपके नोट आउट होना चाहिए, ठीक है। इस समय अगर आप तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, करने वाले हैं, ठीक है, जो आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिर कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं देखनी है, तब आपको केवल यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। इस समय तैयारी स्टार्ट करने से पहले जितनी स्ट्रेटजी देखनी है देख जाइए, डायरी में नोट कर लीजिए, जो स्ट्रेटजी बढ़िया लगे आपके अनुकूल हो, आप उसको देख करके तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बीच में ये जो स्ट्रेटजी है चेंज मत करिएगा। तो पहला टाइम टेबल आपका बनेगा जब का आपका टारगेट होगा, यानी कि 30 मई 2026 हम लोग टेंटेटिव मान के चलते हैं। इस समय तक आपको अपना टारगेट बनाना है कि हम इस दिन ये पढ़ेंगे, इस दिन ये पढ़ेंगे, इस दिन ये पढ़ेंगे। ये मोटी मोटा रहेगा साल भर का आप मान सकते हो। अभी आराम से 1 साल 11 महीने, मतलब 1 साल 1 महीना आपका है, ठीक है। तो ये साल भर की स्ट्रेटजी आपकी रहेगी, जिसमें आप मोटी मोटा, ठीक है, मोटी मोटा मतलब अभी मैं बताता हूँ। जैसे एक कैलेंडर ले लेंगे, ठीक है, एक कैलेंडर ले लेंगे, उस पर जैसे मान लीजिए ऐसे होता है ना 1 2 3 4 5 6 7, जैसे मान लीजिए मई का कैलेंडर है, ठीक है, तो 1 मई डेट है आज, या 2 मई है, ठीक है, जो भी है, मतलब आज का डेट डालेंगे, आज का डेट रहेगा। इसमें नीचे, मतलब ये तो मैंने बड़ा लिख दिया, ठीक है, इसमें पहले से ही लिखा रहेगा कैलेंडर में 1 मई 2 मई 3 मई, तो कैलेंडर ले लेंगे। अब इसमें मोटी मोटा लिख लेंगे कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री या पॉलिटी लेकर के चलनी है, हिस्ट्री पॉलिटी मतलब जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो आप मोटी मोटा यहाँ पे नोट करेंगे। ये पूरा आपका 1 साल का कैलेंडर में नोट होना चाहिए कि इस दिन ये चीज़ पढ़नी है, इस दिन ये चीज़ पढ़नी है। और ये कैसे डिसाइड होगा? तो सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट को मुझे कितना समय देना है। जैसे हिस्ट्री को मुझे कितने देना है, 1 महीने, पॉलिटी को मुझे कितना देना है, तो 2 महीने, मतलब जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो, जितना भी आपको समय लगे। और ये कैसे पता चलेगा कितना समय? तो एक चैप्टर पढ़ करके देखिए, 2 4 10 पन्ना पढ़ करके देख लीजिए बुक कितने पन्ने की है, उस हिसाब से अपना डिसाइड कर लेंगे कि क्या पढ़ना है। जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी पढ़ने का लक्ष्य रखा, तो एक दिन में मुझे ये चैप्टर एनसीईआरटी, मतलब ये एनसीईआरटी पढ़नी है, तो केवल लिख देंगे एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 8 क्लास 7 जो भी रहेगा, यहाँ पे डिटेल मतलब नहीं लिखेंगे, केवल मोटी मोटा लिख लेंगे ताकि हमको पता चले। और साथ ही साथ हमको ये पता चलता रहेगा, जैसे जैसे दिन बीतेगा तो हम यहाँ पे दिन काट देंगे, आज इतना दिन खत्म, इतना दिन खत्म, इतना दिन खत्म। ये हमारा होगा एक साल भर वाला स्ट्रेटजी। फिर एक हमारा होगा मंथ वाइज स्ट्रेटजी, ठीक है, मंथ वाइज स्ट्रेटजी में हम लोग क्या रखेंगे, इनका सब सेक्शन। जैसे हिस्ट्री में मान लो मुझे पढ़ना है, तो हिस्ट्री में मुझे क्या पढ़ना है, तो जैसे मान लो मैंने हिस्ट्री में डिसाइड किया, या एनसीईआरटी मैंने पढ़ने गया, तो मैंने डिसाइड किया क्लास 6 की एनसीईआरटी मुझे पढ़नी है मंथ वाले में। अब मैं यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेरा डिसाइड होगा मंथ वाले में कि इस मंथ में मैं क्लास को किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो इस वाले में मैं मंथ वाले में डिसाइड करूंगा कि मुझे क्लास 6 to 9th, ठीक है, 6 to 9th की 9 एनसीईआरटी 1 महीने में पढ़ के खत्म कर देनी है, ठीक। फिर मेरा एक होगा डेली वाला, तो मंथ के बाद फिर मेरा एक डेली होगा, यानी कि मुझे इस 6 to 9th एनसीईआरटी पढ़ने के लिए पूरा कितना समय मैं खर्च करूंगा डेली, कब से कब तक मैं बैठूंगा, कब से कब तक मुझे क्या करना है, इसका एक मोटी मोटा आपका होगा डेली वाले में, ठीक है। ये फिर वही भारतीय संविधान की यहाँ पे विधि लागू होगी। ये जो आपका टाइम टेबल रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी और हार्डनेस, नम्यता और अनम्यता, जो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, इसका समन्वय होगा। ना कि आपका शेड्यूल इतना हार्ड हो कि आप चीज़ें मैनेज ही नहीं कर पाइए, और ना ही आपका शेड्यूल इतना लचीला हो कि आपका टाइम टेबल ही आपको खा जाए या पूरा ना हो पाए, ठीक है। तो इसके हिसाब से बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, अनुशासन बहुत ही आवश्यक है, अनुशासन की बहुत ही आवश्यकता है यहाँ पर तैयारी के दौरान। ये आपको डिमोटिवेशन से बचाएगा। साथ ही साथ हम जब मंथली, मतलब ईयरली टारगेट बनाएंगे, मंथली टारगेट बनाएंगे, डेली टारगेट बनाएंगे, तो हमको पता चलेगा कि हम अपने टारगेट से कितने नज़दीक हैं। छोटे छोटे फ्रैक्शंस में टारगेट बनाएंगे तो हमको पता चलेगा हम कितने टारगेट के नज़दीक जा रहे हैं। अगर ये टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर अपनी गलतियों पे काम करेंगे कि क्यों आज टाइम टेबल क्यों नहीं पूरा हुआ, डेली वाला, मंथली टास्क क्यों नहीं पूरा हुआ, ईयरली टास्क क्यों नहीं पूरा हुआ। तो हम लोग धीरे धीरे तब जा करके आगे बढ़ेंगे। नहीं तो मन में क्या आएगा, कल से पक्का पढ़ूंगा, और वो कल कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो पहला चीज रहेगा आपके लिए मोटिवेशन। दूसरा चीज रहेगा आपके लिए समय प्रबंधन। समय प्रबंधन में हम लोग 3 तरीके के बनाएंगे, पूरा साल भर का टारगेट, मंथली टारगेट और डेली टारगेट। कई लोग इसको मतलब वीकली टारगेट भी बनाते थे, लेकिन वही जब डेली बना लोगे तो 1 वीक का जुड़ करके 1 वीक का हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो डेली टारगेट है, ये भी क्या करिएगा कि 1 हफ्ते का एक साथ बनाइएगा, ठीक है, 1 हफ्ते का एक साथ, और रविवार के दिन, अगले दिन सोमवार से लेकर के शनिवार तक का बनाइएगा। एक चीज मैं और यहाँ पे सलाह दूंगा
इसमें कम से कम आपके लिए जैसे 1 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हैं तो 45 से 50 मिनट 45 से 50 मिनट का बनाएँगे। मतलब 45 से 50 मिनट आपको पढ़ना है 1 घंटे में, ठीक है? और 888 8:8:8 इसके हिसाब से रेशियो बनाएँगे, ठीक है? 45 से 50 का मतलब 50 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट की रीडिंग के बाद 5 मिनट ब्रेक लेना। इस दौरान मैं कुछ सजेशन दूँगा और इसको ज़रूर फ़ॉलो करिएगा, नहीं तो मेरी तरह चश्मे पे नंबर लगेगा। इसमें आपको करना क्या है, अपनी पूरी आँख ऐसे बंद करके, ठीक है? पहले तो आँख खोल करके पानी से छपकी मार लेना है। जब भी 1 घंटा पढ़ेंगे, 50 मिनट पढ़ेंगे तो आँख खोल करके पूरा पानी से, ठंडे पानी से छपकी मारेंगे, ठीक है? ताकि आँखों को आराम मिले और पढ़ने में कंसंट्रेशन बन पाए। दूसरा, जैसे जब आपने एक निश्चित टारगेट 50 मिनट पढ़ लिया, तो जो भी आपको मन कर रहा है, जैसे कई बार हम जब पढ़ने बैठेंगे ना तो हमारा मन करेगा यार यूट्यूब का शॉर्ट्स देख लें, या रील्स देख लें, या मम्मी का हाल चाल ले लें, कुछ भी दिमाग में आ सकता है। तो 5 मिनट आप उस समय में वहाँ पे समय खर्च कर सकते हैं, ठीक है? इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक निश्चित टारगेट पूरा होने की आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, और जब पूरा हो जाएँगे तो अपना बैठ कर के रील्स या जो भी चीज़ 5 मिनट देखना है तो थोड़ा-सा मन बोलते हैं उसको, हम हमारे यहाँ बोलते हैं मन क्या बोलते हैं उसको? मतलब मन भावन कुछ ऐसा कर लेना, तो उससे थोड़ा-सा मोटिवेशन आपके लिए बना रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें फिर एक रिस्क आ जाएगा। पता चले स्क्रॉल करते-करते 5 मिनट का कब 500 घंटा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, ठीक है? तो ये वाला काम नहीं करना है, एकदम स्ट्रिक्टली ये काम करना है। इसमें भी आपको 8 घंटा, 8 घंटा, 8 घंटा, यानी कि 8 घंटा आपको मिनिमम, ठीक है? 8 घंटा आपको मिनिमम सोना है, और ये सोना कितने बजे है? शाम को, रात में आपको 7 बजे, 7 घंटा आपको रात में सोना है और दिन में 1 घंटा, ठीक है? मैं मतलब अमूमन इसमें लोग मना करते हैं, लेकिन मैं इसमें सही रहता है। अगर मैं खाना खाने के बाद 1 घंटा नहीं सोऊँ, तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है? तो अमूमन ऐसा सबके साथ होता है। 1 घंटा सोना है, ठीक है? दिन में, दोपहर में, ठीक है? अ, एक कहावत भी है, नाम मैं मतलब थोड़ा-सा कहावत मैं भूल रहा हूँ। क्या नाम है, दाल भात पसरी और खाना खा के घुसुरी, ऐसे करके एक कहावत है कि मतलब दाल भात पूरा पसार भर खा लिया और खाना खा के फैल गए। तो ये हमारे यहाँ कहावत भी है, लेकिन 1 घंटा दोपहर में सोना है, ठीक है? 1 घंटा सोना, इसको पावर नैप बोलते हैं। 1 घंटा सोने के बाद आपके अंदर गज़ब की एनर्जी आएगी। आप उठेंगे तो पूरा एकदम आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है? और 7 घंटा, 6-7 घंटा, मतलब ये एकदम एक्यूरेट नहीं है, 8 घंटे से कम ही सोइएगा, अधिक तो नहीं सोना है, ठीक है? 7 घंटा और 1 घंटा, टोटल 8 घंटे सोने हैं। एक इस 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, और इस 8 घंटे में बाकी आपको अपने जो अदर वर्क हैं, घर की सब्जी लाना, जो भी मतलब काम है, कपड़ा धुलना, खाना बनाना, मतलब जो भी आप कर सकते हैं 8 घंटे में करिए। तो 8-8-8 का एक हम अपना टाइम टेबल बना करके रखेंगे, ठीक है? इसके बाद आ जाती है फिर बात तैयारी की, ठीक है? और ये यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री और मेंस, ठीक है? कई लोग पीटी भी, पर्सनैलिटी टेस्ट भी साथ रखते हैं, और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो ये अलग-अलग नहीं होता है, ठीक है? प्रीलिम्स का आप पहले तैयारी कर रहे हो, फिर मेंस निकल जा रहा है तो फिर मेंस की तैयारी करो, फिर मेंस निकल जा रहा है तो पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी करो, नहीं। मेरे हिसाब से तीनों तैयारी आपकी एक साथ चलती है। तीनों तैयारी आपकी एक साथ चलती है। भाई सीधी-सीधी बात है कि हिस्ट्री के लिए जो मैं पढ़ रहा हूँ प्री में, क्या वो मेंस में नहीं आएगा? आएगा। कुछ मेंस के लिए अलग से स्पेसिफिक पढ़ना होता है। प्री के लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक पढ़ना होता है। पीटी के लिए कुछ अलग से स्पेसिफिक पढ़ना होगा। जानकारी आवश्यक होगी। थोड़ा-सा अप्रोच चेंज करना होगा। लेकिन जो मेन कंटेंट होगा, वो आपका तीनों में सेम होगा। तो प्री, मेंस, पीटी, तीनों का इंटरव्यू, तीनों का पर्सनैलिटी टेस्ट, तीनों का जो है आपका अलग-अलग तैयारी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं कॉमन तैयारी के बारे में, फिर प्री के लिए और मेंस के लिए अलग-अलग क्या, पीटी के लिए अलग-अलग क्या, फिर हम लोग इस चीज़ पे बैठ कर के बात करेंगे। बात करें अगर हम लोग सबसे पहले प्री की तैयारी का, ठीक है? पहले नंबर पे हम लोग रख लेते हैं प्री की तैयारी। मतलब बेसिकली प्री प्लस मेंस एक साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? इसमें सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा करके मार्केट से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप चाहिए तो यूपीएससी हिंदी की ज्वाइन कर लीजिए, वर्ल्ड बेस्ट टेस्ट सीरीज है 2026 के लिए, 42 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है। मैं एडवर्टाइजमेंट तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। एटलीस्ट नहीं ज्वाइन करना है, मत ज्वाइन करिएगा, लेकिन ये सिलेबस, ये जो टाइम टेबल है, ये ज़रूर प्रिंट कराइएगा। अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो ये ज़रूर प्रिंट करा लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है? ये देखो, ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो, सपोज़ कर लो कि आपने ये टेस्ट सीरीज, मतलब आप ये टेस्ट सीरीज चाहो तो ज्वाइन करो, नॉमिनल फ़ीस है यार, मतलब मेरे हिसाब से अफोर्डेबल है। ₹2500 इस समय इसकी फ़ीस है, और ₹2500 में कितने टेस्ट हैं? लगभग 42 टेस्ट, ठीक है?
जिसमें से 18 सब पार्ट टेस्ट हैं 75 क्वेश्चन वाले, बाकी सारे 100 150 क्वेश्चन वाले टेस्ट हैं। ठीक है, तो इतने आपको टेस्ट मिल जाएंगे, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब मैं बात करूं अगर तैयारी की, तो तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जैसे टेस्ट सीरीज में क्यों बोल रहा हूँ, मतलब टेस्ट सीरीज या इस शेड्यूल को क्यों बोल रहा हूँ फॉलो करने के लिए, एक आपका जो आप मतलब ईयरली वाला है ना कि साल भर में हमको ये चीज़ें करनी है, तो वो आपका ये बचेगा, तो इसको एटलीस्ट प्रिंट करा करके रख लीजिएगा। हमारे मेन चैनल पे ये टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे मान लो 11 मई 2025 को पहला टेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, अपना टारगेट इस हिसाब से बनाएंगे कि ये पूरे टॉपिक प्रागैतिहासिक काल, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक काल, फिर धर्म सुधार आंदोलन, धार्मिक संप्रदाय जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद हैं, फिर मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है, संगम काल है, ठीक है, गुप्त काल है, फिर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं, गुप्तोत्तर काल है। मतलब इस 11 महीना यानी कि मतलब इस, अब जैसे मान लो आज आपके पास, आज आपके 1 तारीख है, ठीक है, 1 मई आज है, 11 मई को ये है, यानी कि आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 9 दिन आपके पास हैं, ताकि आप 11 मतलब इस 9 दिन में आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है, 9 दिन। ठीक है, आप अपना हिसाब से इसको सही करेंगे कि एक दिन में हम प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा और ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर एक दिन में हम धर्म सुधार आंदोलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम एक दिन में मौर्य काल और मौर्योत्तर काल कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक दिन में हम लोग संगम काल कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक दिन में हम लोग ये गुप्त काल और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कंप्लीट कर लेंगे। तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 5 दिन हो गया। फिर एक दिन में हम लोग ये जितने भी गुप्तोत्तर काल हैं और दक्षिण भारत के पूरे हैं, ठीक है, 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन में हमारा ये पूरा हो गया। फिर 2 दिन हम इस पे रिवीजन कर लेंगे, प्लस 2 दिन रिवीजन, तो 9 दिन में हमारा ये पूरा टॉपिक, इसको इसी हिसाब से बनाया गया है कि आप 9 दिन में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो आपके प्री और मेंस दोनों के साथ साथ चलेंगे। कॉमन सब्जेक्ट्स का मतलब कि जैसे मान लो प्राचीन इतिहास आपने पढ़ा, तो ये आपका प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा जो है आपका प्री मेंस दोनों में मतलब साथ साथ जाएगा। अब हमको बस करना क्या है, ध्यान रखिएगा। अब जो लोग घटना चक्र पढ़ना चाहें, ठीक है, घटना चक्र पढ़ने की सलाह क्यों दी जाती है, और कई बार लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, तो मैं इसलिए उनको यहाँ पे समझाने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। घटना चक्र रटना नहीं है, घटना चक्र इसलिए करना है क्योंकि वो क्या है, PYQ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, न कि घटना चक्र करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करना है, इस पे बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जैसे कई लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कई लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो क्या करते हैं, कई कोचिंगों में पढ़ाया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब वीडियोस बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उस लैंग्वेज को समझने के बजाय क्या हम लोग करते हैं, उसके आंसर को रटने का प्रयास करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट आ भी सकता है, डायरेक्ट नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों है ये जानना आवश्यक है। ठीक है, अमूमन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न केवल ये बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि वो आपको परीक्षा की, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी की, तो उसके जो आयोग है, आयोग के जो पेपर सेटर हैं, उनके माइंडसेट क्या हैं, क्यों उन्होंने उस प्रश्न को रखा, क्या लैंग्वेज वो यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम लोग बोल देते हैं, वो जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज कर लो कि मान लो ये प्रश्न आ गया कि भारत का उच्चतम न्यायालय माननीय राष्ट्रपति के विरुद्ध मैंडामस रिट नहीं जारी कर सकता है। ठीक है, अब बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत। ठीक है, रिट जारी नहीं कर सकता है, कथन वाला दे दिया, फिर इसमें एक कारण दे दिया। हाल में ही तमिलनाडु के जब विरुद्ध, तमिलनाडु के मतलब तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसमें तमिलनाडु के राज्यपाल को और माननीय राष्ट्रपति महोदय को मैंडामस रिट जारी किया गया। ठीक है, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने जहां से भी पढ़ रखा है, वो चीजें आपको तो हवा ही नहीं लगेंगी, आपको लगेगा यार ये दोनों बात सही है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे जो आपके दिमाग को खोलने का काम करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ना है कि वहां से डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, डायरेक्ट प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक आपका तैयार होगा, फैक्ट मिलेगा, नो डाउट, लेकिन पढ़ना इसलिए है क्योंकि हमको लैंग्वेज समझनी है, हमको माइंडसेट समझना है पेपर सेटर का। और जब हमारा जो दिमाग, जब हम कुछ भी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लो आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, तुरंत आपके दिमाग में आ रहा है यार इससे तो परीक्षा किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, और वो कैसे पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आवश्यक है।
ठीक है। तो जैसे अब ये टॉपिक मान लो मैंने 9 दिन में तैयार करने का लक्ष्य रखा कि 9 दिन में मुझे ये टॉपिक पूरे तैयार करने हैं, तो शाम को मैं क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये हम लेंगे किसका, प्री का, और किसका लेंगे, मेंस का, और यहीं से आपकी मेंस की भी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जब हम ये पढ़ लेंगे प्रागैतिहासिक काल, तो क्या हम देखेंगे शाम को, जैसे मान लो मुझे आज शाम को एक दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना था। अब ये टॉपिक मैंने जिस भी सोर्स से पढ़ना, मन किया ये यहाँ से पढ़ा, मन किया कहीं से पढ़ा, मन किया लूसेंट से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ लो यार, सारी चीज़ें एक हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, इतनी छूट है आपके पास, ठीक है। एक आप दायरे में बंद करके मत रहो। लेकिन जब मैं डिसाइड कर लूँगा कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, तो पढ़ने के बाद मैं शाम को क्या करूँगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, इसका पालन नहीं करना संविधान का पालन नहीं करने के बराबर है। संविधान है हमारा ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री के कौन कौन से इस टॉपिक से रिलेटेड कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शाम को बैठ करके 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, जरूर लगाऊंगा। दिन भर में नहीं पढ़ूंगा वो काम चल जाएगा, शाम को टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू एकदम कसम खा लीजिए कि लगाऊंगा। और जिस दिन आपने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, विश्वास रखिएगा मेरा, आपका माइंडसेट परीक्षक के माइंडसेट के हिसाब से चलने लगेगा। प्लस जब फर्स्ट राउंड हम स्टडी करेंगे, तो मेंस के क्वेश्चन क्या करेंगे, ये ले लेंगे सॉल्व, ठीक है, ये मेंस का सॉल्व ले लेंगे, कोई भी एक ले सकते हैं मार्केट से, ठीक है। यूपीएससी की आ जाएगी तो सबसे बेस्ट रहेगी, बाकी अभी के लिए आप कोई भी एक ले सकते हैं। सॉल्व लेना क्यों आवश्यक है, सॉल्व लेंगे तो आपको वही माइंडसेट को एक बार समझ पाएंगे, प्लस आपको पता चलेगा कि अच्छा, जैसे मान लो उसमें दिया हुआ है कि नवपाषाण काल जो है अपने, या पाषाण स्टोन एज जो है अपने महत्वपूर्ण जो है कला, चित्रकला के लिए, गुफा चित्रकारी के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब आपने सॉल्व बुक लिया, हालांकि मैंने देखा इसमें यार उत्तर बहुत बेकार लिखते हैं, लेकिन तब भी ठीक है यार, अब क्या करेंगे, मार्केट में भी यही अवेलेबल है। यूपीएससी हिंदी वाला देखिए कब तक आता है, आप लोग एक बार सचिव जी को कमेंट करके यहाँ पे टैग करिए कि जल्द से जल्द जो है यूपीपीसीएस और यूपीएससी का मेंस का सॉल्व ले आएँ, ठीक है। हालांकि गौरव सर लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, क्योंकि उनको भी छुट्टी मतलब कम मिल पा रही है, दिन भर सवेरे 5 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक की ट्रेनिंग रहती है। तो हम लोग जल्दी से जल्दी, हम लोग की टीम प्रयास कर रही है कि गौरव सर और प्लस 2-3 लोग और सिलेक्टेड हैं, वो एक बार लिखें, लिख करके जल्द से इसको पब्लिश कराया जाए। तो मेंस का, तब तक मेंस का आपको सॉल्व रखना है, क्यों, क्योंकि पता चलेगा कि कितना पढ़ना है। तो जैसे मान लो प्रश्न आ गया गुफा चित्रकारी, तो लखुड़ी डीआर से लेकर के पिकली हल तक कलकोटा, आपको भीमबेटका, ठीक है, जोगी मारा, सारी गुफाओं के आपको पता चलेंगे कि लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ मिला है, किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से तत्व थे। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एक्स्ट्रा फैक्ट भी आएंगे, ठीक है, वहीं सॉल्व देख करके। नहीं तो अभी क्या होता था, सीधे सीधे आप प्री का पढ़ के चले जाते थे, मेंस का हमारा माइंडसेट ही नहीं बन पाता था। तो अभी फर्स्ट राउंड में पीवाईक्यू के प्री प्रैक्टिस करेंगे, और मेंस के प्री क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे, ठीक है, देखते चलेंगे। ऐसे करके आप हर सब्जेक्ट का, इसके बाद देखो मध्यकालीन भारत है, फिर इसको बांट लेंगे, 1 हफ्ते का समय दिया गया है। फिर अगला है कला एवं संस्कृति, फिर इसको बांट देंगे, फिर इसको 1 हफ्ते का, ऐसे ही करके आप देखेंगे। फिर एक रिवीजन टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, ये रिवीजन टेस्ट, जो कि आपका 8 जून को है। यानी कि 8 जून से पहले पहले हमारा लक्ष्य क्या रहेगा, प्राचीन मध्यकालीन भारत और कला एवं संस्कृति को कंप्लीटली समाप्त करना, ठीक है। और उसके बाद अब देखो 25 मई के बाद 25 मई के बाद अगला है आपका 8 जून, यानी कि बीच में 14 दिन का आपके पास आसपास मोटी मोटा समय है। इस 14 दिन में अब हम क्या करेंगे, फिर से प्री के पीवाईक्यू करेंगे, दोबारा यही प्राचीन एवं मध्यकालीन, और बार बार करेंगे, पेंसिल से करिएगा, बार बार मिटाइए या नया ले लीजिए, मतलब जैसा भी आप करिए, मिटाइए नया ले लीजिए, मतलब मिटाइए और उसको करिए, ठीक है। सेकेंड राउंड में अब हम क्या करेंगे, इस 14 दिन में मेंस के पर डे 2 क्वेश्चन के हिसाब से 28 क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। 14 दूनी 28 आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से सेकेंड राउंड में मेंस के क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही हम लोग करेंगे हर सब्जेक्ट के अनुसार, हर सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे मान लो सपोज करो कि आपको फिर मॉडर्न इंडिया करना है, ठीक है, आपको कहाँ गया मॉडर्न इंडिया, फिर आपको मॉडर्न इंडिया करना 15 जून के आसपास है आपका मॉडर्न इंडिया। तो 8 जून के बाद 7 मतलब ये सब पार्ट टेस्ट रहेगा। तो इसमें आपको यूरोपीय के आगमन, फिर स्वतंत्र राज्यों का उदय, फिर ब्रिटिश कालीन जो प्रमुख एक्ट हैं, ब्रिटिश की प्रमुख नीतियां हैं, ब्रिटिश विस्तार की नीति है, ठीक है, ये प्रमुख धार्मिक समाज सुधार आंदोलन, ये आपको 7 दिन में करना है, आराम से हो जाएगा। 1 दिन में इसको करिए, 1 दिन में इसको कर लीजिए, ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरे दिन इसको कर लीजिए, ठीक है, चौथे दिन इसको कर लीजिए, 5वें दिन इसको कर लीजिए, और आराम से 2 दिन रिवीजन कर लीजिए। तो हम लोगों ने इसको ऐसे ऐसे सब टेस्ट में, मतलब सब उसमें कैटेगरीज में बांटे हुए हैं कि आपका यहाँ पे आराम से काम चल जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे करके हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करेंगे। ठीक है। पीटी की तैयारी कैसे होगी, तो उसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कहाँ गया भाई अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, यूपीएस हिंदी फॉर सीएस। ठीक है। और यूपीपीसीएस हिंदी फॉर सीएस, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली का आपको भेजते रहते हैं मुद्दे। ठीक है। न्यूज़ पेपर की कटिंग वगैरह, तो वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो ये आपकी तैयारी होगी प्री और मेंस की एक साथ। ठीक है। आप, मैं तो कहूँगा, मतलब मैं तो चाहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, लेकिन आपकी मर्जी, आपको नहीं करना है तो एटलीस्ट ये सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्री प्री की अलग। प्री का ऐसा क्या है अलग, जिस जो मतलब एक कॉमन से हट करके। ठीक है। तो प्री में एक तो ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए गीता है, कुरान है, बाइबल है, जो भी आपको समझना है समझिए। ठीक है। रामायण है, मानस है, जो आपको समझना है समझिए। न केवल भाषा के लिए, बल्कि हमको फैक्ट भी मिलेगा, पेपर के माइंडसेट भी मिलेंगे, और भाषा भी मिलेगी, और प्रतिदिन की तैयारी जांचने के लिए। ठीक है। प्रतिदिन की तैयारी जांचने के लिए, एक चीज मैं भूल गया था, सॉरी, प्रतिदिन की तैयारी जांचने के लिए पीवाईक्यू आवश्यक है। प्लस जब हम ये टेस्ट दे लेंगे, ठीक है, तो टेस्ट देने के बाद हमारे पास शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए। तो प्री के लिए हमको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। ठीक है। शॉर्ट नोट्स, तो जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप 11 मई वाला पेपर दिए, तो हमको ये मान कर चलना है कि इस 11 मई के पेपर पे ही, 11 मई के पेपर पे ही मेरी रैंक डिसाइड होगी। जी जान लगा करके, जान लीजिएगा, जो लोग हल्के में पेपर लेंगे इसको, फिर वो लोग बाहर जाएंगे। ठीक है। तो अभी से 11 मई वाले के लिए एकदम जी जान लगा करके जुट जाइए। 11 मई को आपने आराम से बैठ करके 75 क्वेश्चन का अभ्यास किया। शुरू में पार्ट टेस्ट है तो 75 क्वेश्चन आएंगे 18 टेस्ट में, तो 75 टेस्ट, छोटे छोटे टारगेट के माध्यम से आप बड़े टारगेट पे पहुंच सकते हैं। 75 क्वेश्चन आपने लगाए, और हम लोगों ने इसको क्वेश्चंस को ऐसे सेट किया हुआ है कि हर में आपको 2 से 3 फैक्ट आपको मिलेंगे। ठीक है। यानी कि 75 तियाँ लगभग 7 तियाँ 21, 200 प्लस फैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनके लिए, इनके साथ अपने शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। ठीक है। किसके किसके, कुछ कुछ अपने टेस्ट सीरीज के, कुछ कुछ पीवाईक्यू से आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आ रहा है। ठीक है। बार बार आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करेंगे। तो पीवाईक्यू प्लस शॉर्ट नोट्स के थ्रू, क्योंकि देखो ध्यान रखो, अगर मान लो आप घटना चक्र से पीवाईक्यू करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो, और आपका पीवाईक्यू सपोज कर लो आपने करके खत्म कर लिया, लेकिन हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू की कितनी मोटी बुक है, 800 से 1000 पन्ना। अब अगर आपको कल पेपर है और पूरे घटना चक्र या पूरे अपने पीवाईक्यू का रिवीजन करना है, तो कैसे कर पाओगे। तो उस 800 से 800 पन्ने को, 1000 पन्ने को हम क्या करेंगे, 8 पन्ने पे ले आएंगे। ठीक है। 8 से 10 पन्ना में हम पूरा पीवाईक्यू और शॉर्ट नोट्स अपना तैयार कर लेंगे। ठीक है। तो उन फैक्ट्स को जो बार बार, अभी एक हमारी आरओ की और यूपीपीसीएस की एक सीरीज भी स्टार्ट हुई है। ठीक है। मास्टर सीरीज, जिसमें अवनीश सर जो है बहुत बढ़िया तरीके से उसको करा भी रहे हैं। तो वहाँ पे भी आप देखिएगा एक बार, वहाँ से कुछ कुछ आइडिया मिलेगा कि कैसे फैक्ट के साथ, पीवाईक्यू के साथ उसको तैयार करना है। ठीक है। तो पीवाईक्यू प्लस टेस्ट सीरीज हमारी चलेगी, टेस्ट सीरीज के साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और उसका एनालिसिस करके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। प्लस जब हम प्री का टेस्ट दे लेंगे, तो अपनी गलतियों पे भी काम करना है। गलतियों पे काम, और गलतियों पे काम कैसे होगा, तो यही जो शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे ना, तो इससे पता चलेगा कि अरे यार ये तो फैक्ट हमको पता ही नहीं था, अरे यार ये तो फैक्ट हमको पता था लेकिन मेरे दिमाग में आया ही नहीं, अरे यार यहाँ तो मैंने ओएमआर ही गलत भर दिया, अरे यार ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सही से पढ़ा ही नहीं, मैं पढ़ कुछ और रहा था, समझ कुछ और रहा था। तो अपनी गलतियों को खोजेंगे, और जो डायरी मैंने बोला बनाने के लिए, डायरी पे नोट करेंगे कि गलतियाँ क्यों हुई, क्यों ये क्वेश्चन गलत हुआ। तो रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे आपका लगेगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि सही तरीके से तैयारी का, मतलब सही एप्टीट्यूड कैसे मिलेगा। तो गलतियों पे काम स्टार्टिंग से करना है। ठीक है। इसके लिए दूसरा, अभी जैसे प्रीलिम्स में कई लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट अफेयर को लेकर के, समसामयिकी। ठीक है। समसामयिकी को लेकर के कई लोग कंफ्यूज हैं कि यार करंट अफेयर कैसे करें बार बार। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ थीम से बार बार प्रश्न पूछ रहा है। जैसे बजट हो गया, यूपी का बजट। ठीक है। यूपी का बजट और इंडिया का बजट। जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, जैसे पुरस्कार हो गए। ठीक है। पुरस्कार, जैसे प्रमुख नेता हो गए। ठीक है। विश्व के प्रमुख नेता, जैसे अब हमारे बिहार से संबंध रखने वाली कमला मैम राष्ट्रपति, मतलब प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है। त्रिनाड एंड टबैको, तो मतलब जो भी है, त्रिनाद। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यार, कोई भारत की बेटी बाहर इस बड़े प्रमुख पोस्ट पे दोबारा जा रही है तो। ठीक है। इसके अलावा खेल परिदृश्य। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे पुरस्कार हो गया, नेता हो गया, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो जब हम पीवाईक्यू लगाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें हमको पता चलेंगी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इस बार ज्ञानपीठ किसको मिला,
किसी को नोबेल मिला, तो इस बार नोबेल किसको किसको मिला। कई सारे स्पेसिफिक फैक्ट्स आपके वहाँ से तैयार हो जाएंगे। जैसे साइंस एंड टेक में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा UPIQ। जब आप साइंस एंड टेक की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि यार स्पेसिफिक विटामिन से, स्पेसिफिक मिनरल से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो मिनरल डेटा, वो डाटा, फिर IFSR, ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वहाँ पे पता चलेगा। कैसे 2019 में मान लो प्रश्न आया कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछा, तो आपको पता चल जाएगा यार 2023 में भी तो आया था, इंपॉर्टेंट हो गया। तो समसामयिकी हमारा PYQ के थ्रू करंट से जोड़ करके कवर होगा। प्लस कोई भी एक मैगजीन आप ले सकते हो, कोई भी मैगजीन। अब मैं आपको इसमें 2 सजेशन दूंगा, ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे चूज करते हो। एक तो ये कि पहले आप एक घटनासार करके मैगजीन आती है, एक घटना चक्र करके मैगजीन आती है, एक घटनासार आती है, एक घटना चक्र आती है। दूसरी इसमें आती है क्रॉनिकल आती है। कई बार ऐसा होता है कि एक दृष्टि की मैगजीन आती है। ठीक है, तो कोई एक ले सकते हो। यूपीएससी हिंदी की भी इस समय चल रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से बीच में हम लोग को उस इनिशिएटिव को रोकना पड़ा। ठीक है, लेकिन हम लोग जल्द से जल्द कोशिश ये करेंगे कि जो 5-6 महीने का मतलब छूटा हुआ है उसको एक साथ ईयरली बुक के माध्यम से कंप्लीट करके फिर उसको कंटिन्यू करें। लेकिन तब तक के लिए कोई भी एक मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, घटनाचार, घटनाचक्र, कोई भी। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, मान लो अगर 60 पेज की है तो पर डे 2 पेज। ठीक है, 2 पेज पढ़ेंगे। प्लस मेरा रिकमेंडेशन रहेगा विजन IAS। मुझे पैसा नहीं मिला है, लेकिन मैं बस जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि मेंस के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेंस का अब जैसे जैसे प्रश्न धीरे धीरे PYQ के एनालिसिस वाले आ रहे हैं, मतलब ये प्री के, तो ऐसे मेंस में भी धीरे धीरे UPPCS, मतलब भाई इनको शौक चढ़ गया है UPSC बनने का, तो धीरे धीरे वो एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। तो विजन IAS की मंथली मैगजीन मेरे हिसाब से कर सकते हैं। और पर डे कितना करना है, 3 से 4 पेज। ठीक है, तो 2 पेज ये मान लो आधा घंटा, और 3 से 4 पेज ये मान लो आधा घंटा। तो टोटल 1 घंटा आपको समसामयिकी करंट अफेयर वाली मैगजीन पे देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ हम लोग जो बार बार भूल जाते हैं, CSAT। UPSC के मुकाबले अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन इसको भी प्री के संदर्भ में हमको भूलना नहीं है। ठीक है, इसमें कई सारे सेगमेंट्स आते हैं, जैसे मैथ्स पूछता है, जैसे आपका रीजनिंग पूछता है। ठीक है, जैसे आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, कम्युनिकेशन पूछता है। ठीक है, फिर आपका हिंदी पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, ठीक है, इंग्लिश पूछेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पूछेगा, तो समस्या समाधान, तो कई सारे इसमें रहते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के मैथ्स, रीजनिंग ये सारे कर जाइए। रीजनिंग वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपका पढ़ाई से भी सही होगी। जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपकी रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन साथ साथ तैयार होगा। ठीक है, तो प्री के संदर्भ में ये हमारी कुछ कुछ स्ट्रेटजी रहेगी। अभी हम लोग इसको साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेंस में GS वाइज। ठीक है, मेंस में GS वाइज, तो मेंस में सबसे जो पहला प्रमुख सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, हिंदी, इसमें 8 पेपर होते हैं, तो हिंदी है, एस्से है, हिंदी एस्से, फिर GS 1 to 6। इसमें हिंदी में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, पत्र लेखन और व्याकरण। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पत्र लेखन और व्याकरण, ये आपको मतलब अभी से देखते चलना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से। और पत्र लेखन पे, व्याकरण पे आप बोलेंगे तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। पत्र लेखन पे वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो उसको एक बार देखिएगा। हम लोगों ने क्या किया, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय होते हैं उनके मानक, और ध्यान रखिएगा ये मानक कभी किसी ने देखे भी नहीं। मैं देखा हूँ कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, और जिन लोग को 10 में 10 नंबर मिल रहे हैं, मतलब अच्छे नंबर स्कोर आ रहे हैं, जैसे मेरे खुद 101 नंबर थे हिंदी में। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा नंबर नहीं थे, लेकिन 150 में भी 101 अच्छे नंबर माने जाएंगे। एक हमारे यहाँ से जो फर्स्ट टॉपर थी क्षमा मैम, उनके 107 या 111 नंबर ऐसे कुछ थे। ठीक है, तो वो कैसे सही चलेगा, एक तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, दूसरा आप अगर फॉर्मेट आपका सही रहे तो पत्र लेखन वगैरह वाला फॉर्मेट केंद्रीय हिंदी निदेशालय वाला देखिएगा। ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको क्या पता चलेगा किस किस टॉपिक पे पूछा है। तो ये अमूमन सरकारी पत्र, असरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञाप, अधिसूचना, मतलब एक फिक्स पैटर्न रहता है, 5-6 टाइप के प्रश्न पेपर रहते हैं, उनको लेकर के तार, ये सब पूछता है। इसके अलावा एक प्रमुख जो महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, ऐसे। ऐसे बेसिकली क्या होता है, आपको अभी ऐसे के संदर्भ में मोटी मोटा अगर मैं बात करूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हफ्ते में एक ऐसे लिखो, लेकिन महीना में एटलीस्ट एक बार प्रयास जरूर करेंगे, महीना में एक ऐसे लिखने का। और मैंने इसमें कैसे पॉइंट सोचते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो यूट्यूब पे हमारे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जा करके देखिए।
ठीक है, एक बार कमेंट करिएगा तो लिंक आपको टीम प्रोवाइड कर देगी। यूट्यूब पे वीडियो है सीधे-सीधे, अभी लाइव सेशन हुआ था और भी लाइव सेशन करवाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो महीना में एक जो है एटलीस्ट हमको निबंध की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अमूमन इसको लोग छोड़ देते हैं और इसमें लिखना क्या रहता है, 3 निबंध पूछते हैं, विभिन्न 9 टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है? एक सेक्शन में 3 टॉपिक, फिर 3 टॉपिक, फिर 3 टॉपिक, तीनों से 9 टॉपिक रहते हैं। टोटल आपको 3 निबंध लिखना रहता है, हर सेगमेंट से 1 सेगमेंट। इसको आप हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिख सकते हो, ठीक है? ऐसे के संदर्भ में विस्तृत तौर पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस तभी करना है जब जीएस 1 टू 4 एक बार आपका कंप्लीट हो जाए, फिर ऐसे कि मंथ में एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट कैसे करनी है, तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं जीएस 1 पे। ध्यान रखिएगा, जो लोग तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो अमूमन लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने कहीं कोचिंग की या आपने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, तो एक चीज़ ये समझिएगा, आयोग ने सब सिलेबस बनाया हुआ है तो कुछ सोच समझ के सिलेबस बनाया हुआ है। तो जीएस पेपर 1 में उन्होंने रखा है इतिहास, भूगोल, समाज, ठीक है? तो जीएस पेपर 1 में वो राज्य व्यवस्था भी रख सकते थे, इकोनॉमी भी रख सकते थे, ठीक है? लेकिन क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनका ये एक पैटर्न दे रहे हैं, एक हमको समझा रहे हैं। तो जब तक आप इतिहास नहीं समझोगे, जब तक आप भूगोल नहीं समझोगे, जब तक आप समाज नहीं समझोगे, तब तक हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। यानी कि स्टार्टिंग से के साथ कनेक्टिविटी आवश्यक है। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा कि जीएस पेपर 4 डायरेक्ट उठा करके आप पढ़ने बैठ जा रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, जीएस 1 से स्टार्ट करेंगे मेंस के संदर्भ में। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया, हिस्ट्री, ये आपका हिस्ट्री आता है, ये आपका आता है ज्योग्राफी, ये आता है आपका सोसाइटी, ठीक है? समाज, भूगोल और हिस्ट्री। अब अगर आप हिस्ट्री के लिए, अभी हम लोग बाद में बात कर लेंगे एंशिएंट पढ़ना है कि क्या, मतलब एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, लेकिन एक चीज़ ये समझिएगा, हिस्ट्री के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे सोर्स है, वो आपके लिए बेसिक में एनसीईआरटी रहने वाला है, ठीक है? लेकिन एनसीईआरटी के अलावा अगर आपने कुछ पढ़ रखा है, जैसे मैंने जो है एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा बुक थी, और मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा थी, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम थी, ठीक है? तो ऐसे कई लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है? जैसे जो हम पिछली बार 2023 वाले जो टॉपर्स थे, सेम यही स्ट्रेटजी फॉलो किए थे। आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, पुरानी एनसीईआरटी ही थी ये दोनों, आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्र। और स्पेक्ट्रम क्यों इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस के लिए आपके पास सफिशिएंट फैक्ट उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है? तो मेरे हिसाब से या तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो या तो ये पढ़ सकते हो हिस्ट्री के लिए। अब एक 2 सेगमेंट आपका मेंस में जुड़ जाता है प्री से इतर, एक तो आज़ादी के बाद भारत, ठीक है? और एक विश्व इतिहास। इसके लिए क्या करना है, केवल और केवल एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक हम लोग बीच में पॉज़ दे करके पहले बात कर लेंगे कि एनसीईआरटी क्यों आवश्यक है, ठीक है? नहीं तो फिर आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, नहीं तो फिर कहेंगे सर ये क्या बता दिए। हाँ, देखो, एनसीईआरटी, सबसे बड़ी बात होती है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, ठीक है? एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, और फिर इसी में अभी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर हम लोग जो मेंस का बता रहे हैं, जीएस का, जीएस के हिसाब से इसी में आपका बुक्स और रेफरेंस बुक भी आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद टॉपर्स कॉपी बचेगा और कॉमन मिस्टेक पे बात करके हम लोग इस वीडियो सेशन को समाप्त करेंगे, ठीक है? तो एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। अमूमन हमारे समाज में ऐसा होता है कि हम लोग समाज में 4 तरीके के कैटेगराइज़ स्टूडेंट होते हैं। पहले स्टूडेंट जो मैथ्स लेते हैं, दूसरे जो होते हैं वो बायो लेते हैं, तीसरे जो होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं, चौथे जो होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं, ठीक है? 4 तरीके की कैटेगरी के स्टूडेंट, मतलब 4 तरीके की डिग्री हमारे समाज में, समाज वालों ने बना रखी है, ठीक है? नीचे से ऊपर, यानी कि मैथ्स वालों को सुपीरियर समझा जाता है, बायो वालों को उससे कम, कॉमर्स वालों को उससे कम, और आर्ट्स वालों को, आर्ट्स वाले सबसे नीचे निचले पायदान पे होते हैं, ठीक है? तो अब मैथ्स ले रहे हो, बायो ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, अगर ये 3 ले रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात है आपका, आपने जो एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी कौन-सी पढ़नी है, तो मैथ्स की नहीं पढ़नी है, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, ठीक है? एनसीईआरटी किसकी पढ़नी है, ह्यूमैनिटीज़ की, ठीक है? मानविकी की, मानविकी, ठीक है? अब चूँकि मानविकी ये केवल आर्ट्स वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, तो अगर आपने आर्ट्स आर्ट्स स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई कर रखी है, तो इस समय एनसीईआरटी ही पढ़ाई जाती है, तब आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तब आप डायरेक्ट इन रेफरेंस बुक्स पे जा सकते हो या बेसिक बुक्स पे जा सकते हो। लेकिन इन केस अगर आप मैथ्स के हो, बायो के हो या कॉमर्स के हो, और इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था ये समझने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है, तब आपको एनसीईआरटी एक बार बेसिक रीडिंग स्टार्ट करनी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आपको फ़ायदा कर सकता है
कॉम्प्रिहेंशन के मामले में आपको फ़ायदा करेगा, अपनी थिंकिंग डेवलप करने में। डायरेक्टली इनडायरेक्ट प्रश्न भी यहाँ से एनसीईआरटी से आते हैं, तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का। बाकी अगर आप मानविकी के हो तो स्किप कर सकते हो, एटलीस्ट उन सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हो जहाँ पे आप मजबूती के साथ हो। तो एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है? तभी पढ़ेंगे जब हमारा मैथ्स, बायो या कॉमर्स से हो। हमने 11th-12th में एनसीईआरटी मतलब 6 से 10 के 12 के बीच में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, या हम आर्ट्स स्ट्रीम से भी थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने गहनता के साथ मतलब उस तरीके से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जिस तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इसका एक विस्तृत वीडियो हमारे 9519780078, ठीक है, 9519780078 इस पे मैसेज कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि एनसीईआरटी के वीडियो मुझे प्रोवाइड करा दें। तो वो आपको कैसे पढ़नी है इस पे एक वीडियो लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक बार वहाँ से देख लीजिएगा क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये होगा एनसीईआरटी वाला, मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जीएस 1 में। तो जीएस 1 में ये आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, स्पेक्ट्रम और आज़ादी के बाद भारत और विश्व इतिहास, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री का सेगमेंट, ठीक है, हिस्ट्री का सेगमेंट। ज्योग्राफी के लिए आपको केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। और जब आप ये पढ़ लीजिए, क्या बोलते हैं, जो बेसिक अगर एक बार आपने पढ़ लिया 6 से 12 तक की, तो केवल इसमें 11 और 12 में 2-2 बुक हैं, ठीक है, 2-2 बुक का लिस्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पे नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जैसे ये वाली भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत भौतिक पर्यावरण 11 के लिए, और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोक और अर्थव्यवस्था 12 के लिए, ठीक है। ये आपको पढ़ना है 12th की एनसीईआरटी केवल भूगोल, ठीक है। बाकी इसके अलावा जीसी लियोंग, माजिद हुसैन, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक इसमें और हम लोग एटलस रख लेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक मार्केट से एटलस ले सकते हैं और उसको प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, ताकि जब हम, जैसे मान लो आप भारत भौतिक पर्यावरण पढ़ रहे हो, इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, तो उसमें आपको नदी तंत्र बताया जाएगा। तो अभी जैसे सिंधु नदी तंत्र बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो कहाँ से उद्गम हुआ, कब भारत में घुसा, कहाँ कौन सी उसकी दाएं तरफ की ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी उनकी बाएं तरफ की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो CGI RBS है, सिंधु, झेलम, इंडस, रावी, ब्यास, सतलुज, इनमें किन नदियों पे भारत के पानी मिलता है, किन नदियों पे, तो मतलब वो एक बार आपको पूरा मैप देखना पड़ेगा। तो मैप देखेंगे, आपके दिमाग में छप जाएगा, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सोसाइटी में भी मैं ये करूँगा कि बेसिक में एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। समाज में परिवर्तन, भारतीय समाज में परिवर्तन, और एक और यहाँ पे है बुक सारी जो हैं आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। देखो, समाज शास्त्र परिचय, समाज का बोध, भारतीय समाज और भारतीय समाज में परिवर्तन और विकास, ठीक है। ये चारों अगर आप पढ़ पाओ तो पढ़ो, नहीं तो इसमें 2 तो पढ़ ही लो, समाज का बोध और भारतीय समाज और भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। मेरे हिसाब से पढ़ लो। पढ़ने से क्या होगा, आपके उत्तर में एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू जुड़ जाएगा। जब आप ज्योग्राफी जो देखोगे, तो भूगोल कैसे समाज को प्रभावित करता है, समाज कैसे भूगोल को प्रभावित करता है, इतिहास कैसे समाज को प्रभावित करता है, या समाज कैसे इतिहास को प्रभावित करता है। दोनों मतलब हर राजनीति कैसे समाज को प्रभावित करती है, समाज कैसे राजनीति को प्रभावित करता है, अर्थव्यवस्था कैसे समाज को प्रभावित करती है, और समाज कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो दोनों मतलब सबके समाज के कारण अन्य अगल बगल के डायमेंशन भी आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा सोचने के लिए। मेरे हिसाब से इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। प्लस करंट के लिए, चूंकि मेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्लस करंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेंस 365, ठीक है, मेंस 365। और अगर आप हमारी बात मान करके विजन IAS की मंथली मैगजीन कर रहे हो, तो ये मेंस 365 करने की आवश्यकता नहीं है। उसी में हर महीने आप समाज वाला सेक्शन जो करंट के टॉपिक हैं वो कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसमें वैल्यू एडिशन की, ठीक है। वैल्यू एडिशन में पहले क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जैसा कि मैंने बताया, जब हम लोग प्री का पढ़ेंगे तो मेंस में भी उसी समय वैल्यू एडिशन कर लेंगे। दूसरा, जब जियोग्राफी हम देख रहे हैं तो उसमें मैप तो का प्रयोग तो करेंगे ही, इतिहास में देख लीजिए कि कहाँ कहाँ आप मैप का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे कैसे चीज़ों को और बढ़िया तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो मैप, डायग्राम, ठीक है। और मैं कुछ एक इसमें सजेशन दूंगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो ना, तो इसमें क्या करेंगे आप, भूमिका और प्रश्न का निष्कर्ष, कि जैसे मान लो कुछ प्रश्न आपके पहले से तय हैं, आना ही आना है। सिंधु घाटी सभ्यता, हमारे कला एवं संस्कृति, तो नृत्य कला, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, पहले से तय है, आना ही आना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं या जो आने की संभावना है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, भूमिका और निष्कर्ष पहले से तैयार करके रख लेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। सही तरीका क्या है इसको भी जानना है, तो हमारा एक ध्रुव बैच चलता है, ठीक है, ध्रुव बैच। इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि पूरे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पूरे सिलेबस को GS 1 to 6, ठीक है, इसको कंप्लीट कराया है,
ठीक है, तो प्रश्नों के माध्यम से उसको, तो एक बार आप चाहिए तो वो ध्रुव बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फीस है, लेकिन नहीं करना है तो खुद से पीवाईक्यू करना है, ठीक है। और भूमिका निष्कर्ष पहले से तैयार करना है। भूमिका निष्कर्ष पहले से तैयार करने का फायदा क्या होगा, कई ऐसे बच्चे हैं जो उत्तर लेखन करते हैं तो 14-15 मिनट अभी भी लग जा रहा है उत्तर लेखन करने में, ठीक है, या स्टार्ट आप करोगे तो 20-20 मिनट आधा-आधा घंटा लग जाएगा। तो जब आप भूमिका और निष्कर्ष पहले से रटाया-रटाया आपका तैयार रहेगा, तो वो चीज़ें क्या हो जाएँगी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएँगी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जीएस 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएस 1 का। जीएस 2 में आपका आ जाएगा पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी में क्या है, बहुत ज़्यादा बिखराव है, तो अगर नहीं भी पढ़ते तो यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते तो काम चल जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा बुक रखना है, लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत रखना है, ठीक है। और अगर मंथली मैगजीन विजन की नहीं करते हो तो मेंस 365, अगर करते हो तो वहाँ से काम चलेगा, नहीं तो मेंस 365 जो आपका मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लक्ष्मीकांत प्लस मेंस 365 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। इसके बाद एक चीज और जुड़ता है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और एक जुड़ता है आईआर। तो इसमें आप किसी भी कोचिंग का कर लो, कोई भी कोचिंग का मटेरियल लेकर के सामाजिक न्याय और आईआर कर सकते हो, कोई भी कोचिंग का मटेरियल ले लो, कर सकते हो। अब बात करें इसमें अगर वैल्यू एडिशन की, वैल्यू एडिशन इसमें कहाँ पे होगा, इसका भी भूमिका और निष्कर्ष पहले से तैयार, ठीक है। पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सीएजी के कार्य एवं शक्तियाँ बताइए, वित्त आयोग की संरचना बताइए, ठीक है। भारत का राज्यपाल केंद्र का न केवल प्रतिनिधि है बल्कि राज्य में भी सर्वे सर्वा है, टिप्पणी कीजिए, वर्तमान स्थिति, वर्तमान प्रासंगिक निर्णयों की सहायता से टिप्पणी कीजिए। तो पहले से चीज़ें आपको पता हैं। पॉलिटी गवर्नेंस ऐसा सेगमेंट है जो आपको अच्छे से नंबर दिला सकता है अगर आपका भूमिका निष्कर्ष पहले से तैयार है। तो वैल्यूएशन आपको क्या करना है, भूमिका और निष्कर्ष प्लस आर्टिकल, आर्टिकल आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 2, तो भाग 1 में राज्य, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में आपका डीपीएसपी, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा आपको तैयार होना चाहिए। अब मैं जो आपसे बोलूँ कि नागरिकता के, मान लो नागरिकता पे प्रश्न आ रहा है, तो संविधान के भाग 3, भाग 2, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 के बीच हमारे नागरिकता संबंधी उपबंध है और संसद को ये शक्ति मिलती है कि वो नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाए। मान लो अगर नागरिकता संशोधन अधिनियम पे प्रश्न आ गया 2019 पे, तो हम अगर भाग 2 की चर्चा किए और संसद की शक्ति पे चर्चा कर लिए इंट्रोडक्शन में, तो पहले से हमारा तैयार होगा। मौलिक अधिकार पे प्रश्न आ रहा है तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच भारतीय संविधान का भाग 3 भारत के प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो जब आप ये इंट्रोडक्शन लिखोगे या राष्ट्रपति प्रश्न आया तो राष्ट्रपति का आर्टिकल लिख दिए, प्रधानमंत्री प्रश्न आया आर्टिकल, ये सारी चीजें आपका पहला, प्लस रिपोर्ट्स, ठीक है। रिपोर्ट्स हम लोग बार बार भूल जाते हैं, और कौन कौन सी रिपोर्ट्स, कमेंट करके बताइएगा जिस पे वीडियो चाहिए होगा। मैं दावा कर रहा हूँ अगर 10 मतलब आपने कमेंट किया, सपोज करिए कि मुझे सेकंड एआरसी पे, मान लो रिपोर्ट्स में सेकंड एआरसी है, ठीक है, प्लस कई सारी मतलब रिपोर्ट्स हैं, जैसे मिशन कर्मयोगी रिपोर्ट है, एनुअल कई सारे हैं। तो जिस पे आप मान लो सेकंड एआरसी में आपने बोला कि इस पे हमको चाहिए सेकंड एआरसी वीडियो, और अगर उसको 50 लाइक मिल गए, ठीक है, कि 50 लोगों ने उस पर लाइक किया कि हाँ ठीक है इस पे वीडियो चाहिए, उस कमेंट के नीचे 50 कमेंट आ गए, तो मेरी दावा है मैं उसमें कुछ भी करके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोग को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सेकंड एआरसी को कैसे हम लोग समअप कर पाएंगे, कैसे हम उसको यूज कर पाएंगे, इस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो आप लोग कमेंट करके बताना पड़ेगा। तो सेकंड एआरसी, मिशंस, ये सारी चीज़ें आपको पहले से रखना है, ठीक है। आईआर के मामले में उन टर्म्स को, उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। जैसे भारत रसिया रिलेशन, भारत अमेरिका रिलेशन, भारत पाकिस्तान रिलेशन, भारत बांग्लादेश, भारत चाइना, अगल बगल सब लोग ध्यान रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भारत के प्रधानमंत्री का कुछ एक नया अलग से चला रहा है, जैसे कनाडा के साथ रिलेशन हो गया, चर्चा ही नहीं है लेकिन इसके बावजूद पूछ ले रहा है। जैसे भारत यूएई संबंध हो गया, भारत सऊदी अरब संबंध हो गया, ठीक है, भारत का मॉरिशस के साथ संबंध हो गया। तो अमूमन ऐसे कॉन्सेप्ट जो पूछे जा सकते हैं उस पे तो हम लोग तैयारी करते हैं, ऐसे पे तैयारी करनी है जो मतलब कम संभावना लेकिन तभी पूछ दिया, ठीक है। फिर आ जाता है जीएस 3। जीएस 3 में आपका 3 सेक्शन है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोनॉमी, साइंस एंड नहीं 3 नहीं है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, और आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है। इन सब के लिए, इकोनॉमी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी प्लस कुमार अमित सर के नोट्स, ठीक है, कुमार अमित सर के ये आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। और जब करंट हम करेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये सब हो जाएगा। साइंस एंड टेक
इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, किसी भी कोचिंग का मैप नोट्स ले लीजिए, नोट्स लेकर के काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू एडिशन कहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, सबसे कम नंबर मिलते हैं इसमें और सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। जैसे मुझे यूपीएससी में इसमें 87 नंबर मिले थे और यूपीपीसीएस से मुझे 38 नंबर मिले थे, पता नहीं क्या करके कॉपी चेक किए थे, 87 और 38 नंबर, और सबकी सेम। जैसे यूपीएससी का पेपर खत्म हुआ तो नेक्स्ट दिन, मतलब एक दिन का गैप दे करके तुरंत मेंस था, एक दिन या 2 दिन के गैप के बाद तुरंत मेंस रहता है। अब सोचो 87 और 38, 250 में 87 और 200 में 38 नंबर, तो पता नहीं क्या सोच करके नंबर दिए थे वहाँ पे। तो नंबर वेरिएशन इसमें बहुत ज़्यादा है, और ना केवल मेरे साथ बल्कि हमारे एक टॉपर्स हैं, मतलब बहुत हम लोगों ने ऐसे मार्कशीट देखे हैं। ठीक है, शिवांग सिंह, ठीक है, 127 नंबर, 120 प्लस नंबर मिले हैं उनको जिस साल उनका सिलेक्शन हुआ 2021 में। 2022 में उन्होंने एसडीएम के लिए मतलब सोचा कि रैंक इंप्रूवमेंट करते हैं, पेपर दिया था, फिर से दोबारा उनको मिला 65 नंबर, पता नहीं क्या सोच के कॉपी चेक किया। ठीक है, तो कहने का कुछ मतलब ये है कि इसमें भी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, और वैल्यू एडिशन इसमें क्या क्या होगा, तो एक तो इकोनॉमिक सर्वे, अभी हम लोगों ने बात किया, बजट हो गया, फिर आपकी इसमें रिपोर्ट्स, प्रमुख रिपोर्ट्स, जैसे आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट कर रहे हो तो आईयूसीएन की, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की, ठीक है, प्लस मैप और डायग्राम, आप कितना मैप बना रहे हो, आप कितना, जैसे मान लो इंटरनल सिक्योरिटी पे प्रश्न पूछ दे आपका ये क्या नाम है, नक्सली वाला, वर्तमान में जो चल रहा है, जो हमारा समाधान स्कीम्स के तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो मैप्स और डायग्राम के माध्यम से इसमें आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, तो इस पर हम लोगों ने वीडियो बना रखा है। ठीक है, एक काम ये करिएगा, ध्रुव चाहे ज्वाइन करिएगा नहीं, लेकिन कम से कम ये वाला वीडियोज़ देख लीजिएगा, डेमो वीडियोज़। ठीक है, डेमो वीडियोज़ में आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो गरीबी का दुष्चक्र है, ठीक है, तो गरीबी का दुष्चक्र, अगर आप गरीबी पे प्रश्न, मान लो प्रश्न आया और आपने गरीबी का दुष्चक्र दिखा दिया, ठीक है, गरीबी जैसे कम आय, तो कम आय रहेगा तो कम स्वास्थ्य सुविधा, और कम स्वास्थ्य सुविधा रहेगा तो कम जो है क्या बोलते हैं, कम स्वास्थ्य रहेगा तो बच्चा जो है अधिगम, इस मतलब स्कूलिंग, अच्छा ये दिख नहीं रहा, तो कम आय तो उसकी वजह से कम स्वास्थ्य, मतलब आय कम रहेगी तो स्वास्थ्य पे पैसा कम खर्च होगा, पढ़ाई पे पैसा खर्च कम होगा। ठीक है, स्किल कम आएगा तो फिर शादी होगी तो बच्चे ज़्यादा, फिर बच्चे ज़्यादा होंगे तो फिर बच्चों पे निवेश कम, तो फिर क्या बोलते हैं जो है बच्चों पे निवेश कम, और फिर जो है बच्चों पे इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर से दोबारा वो कम आय की तरफ जाएंगे, फिर वो भी लेस स्किल्स वाले जॉब सीखेंगे। तो ये गरीबी का एक दुष्चक्र बना दिया। ठीक है, जैसे 7A 5A, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ रहा है तो मैन 5M 7M, मैन, मशीनरी, मनी, ठीक है, तमाम चीज़ें हैं। तो उस पर हम लोग एक शॉर्टकट पे हम लोगों ने ध्रुव वगैरह में बढ़िया चर्चा की है, आप चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट डेमो जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं GS4 पे। ठीक है, GS4 में बेसिक में आपको बेसिक के लिए किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले लीजिएगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोचिंग का मटेरियल केवल एक बार पढ़ना है ताकि मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा वाली फीलिंग आ जाए कि हाँ भाई हमारा एक बार पूरा हो चुका है। फिर हम लोग को इसमें बेसिकली अपना वैल्यू एडिशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरे एक बार 117 नंबर आए थे, एक बार 121 नंबर आए थे यूपीएससी में। ठीक है, तो ये आपका 121 नंबर अगर आपका यूपीएससी में आ रहा है 250 में, तो इसका मतलब कि आपका ठीक ठाक गया है। ठीक है, 131 नंबर अगर आपके निबंध में आ रहा है तो इसका मतलब आपके अच्छे नंबर माने जाएंगे। ठीक है, तो 121 नंबर का मतलब कैसे, तो वैल्यू एडिशन के माध्यम से। तो हर चीज़ का उसका हमारा खुद का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो कई सारे रिपोर्ट्स, कई सारी चीज़ें इसमें भी आप फॉलो कर सकते हो। सेकेंड ARC हो गई, betterindia.com हो गया, वहाँ पे आप जा करके तमाम जो IAS अधिकारी हैं, खास करके यूपी के संदर्भ में, यूपी वाले की तैयारी करें तो यूपी के संदर्भ में कौन कौन से अधिकारियों ने अच्छा काम किया तो उस पर आप कर सकते हैं। प्लस अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, जैसे न्यूज़ की क्लिपिंग मैं डालता हूँ, तो न्यूज़ में कई सारे केस स्टडी रहते हैं, हम लोग उसको बना कर डालते हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। उसकी कटिंग हो सके तो एक जगह सेव्ड मैसेज में या कहीं कुछ ऐसा GS पेपर 4 ऐसे बना करके कुछ रख सकते हो, या कुछ उसकी अच्छी बातों को नोट कर सकते हो, तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। जैसे वैल्यूएशन कैसे करना, उदाहरण के माध्यम से मान लो आपने प्री-IQ में देखा कि सत्यनिष्ठा पे प्रश्न आया कि सत्यनिष्ठा किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे, मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा। ठीक है, अब उदाहरण, तो एक अपना उदाहरण, एक अपने किसी फेमस पर्सनालिटी का उदाहरण, और एक किसी किताब का उदाहरण, ऐसे करके। अब फेमस पर्सनालिटी में सचिन को रख लो, मतलब जो भी जिनको भी रखना चाहो। सचिन मतलब जैसे कैसे, उनके पिताजी ने उनको शराब का विज्ञापन करने से मना किया,
क्योंकि वो शराब नहीं पीते थे, तो उन्होंने खुद भी शराब का विज्ञापन करने से मना कर दिया क्योंकि वो शराब का सेवन नहीं करते थे। जबकि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे अ, अभिनेता हैं जो खुद नहीं खाते हैं गुटखा, लेकिन जुबान केसरी का, उफू का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है? सिगरेट का नहीं करते हैं लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो उससे लोग इंस्पायर होकर के ये काम कर रहे हैं। ये चीज़ें क्या है, सचिन के व्यक्तित्व में देखने को नहीं मिलती है, सचिन जी के व्यक्तित्व में, ठीक है? तो ये चीज़ें आप एग्ज़ाम्पल्स के माध्यम से बता सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका जीएस पेपर 4 का। अब बात करें जीएस 5 और जीएस 6, तो ध्यान रखिएगा, जब जीएस 1, 2, 3 कर लेंगे उसके बाद ही जीएस 4 करेंगे, और जब जीएस 4 कर लेंगे तब जीएस 5 और 6 करेंगे। इसमें आप 2 काम कर सकते हैं, एक तो यूपीएससी हिंदी का मटेरियल है, उसको आप एक बार कंप्लीटली कर जाइए जीएस 5, 6 के लिए, ठीक है? दूसरा, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट, यूपी गवर्नमेंट की, तो हम लोगों ने क्या किया है, यूपीएससी हिंदी है, उस पे मटेरियल अच्छे से बना रखा है, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से कर सकते हैं, और फैक्ट जो है वो यूपी के, और कॉन्सेप्ट जो है वो आपका जीएस 1 to 4 के, यही आपको करना है इसमें, ठीक है? जैसे इकोनॉमी, यूपी की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से यूपी की इकोनॉमी अलग तो होगी नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा भारत की इकोनॉमी वाला ही रहेगा, फैक्ट हमारे यूपी के मिल जाएंगे, और यूपी के फैक्ट कैसे मिलेंगे, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ठीक है? जैसे मान लो पर्यटन नीति देखनी है तो यूपी गवर्नमेंट में पर्यटन विभाग की वेबसाइट देख लिया, ठीक है? आर्थिक अर्थव्यवस्था की नीति देखनी है तो वित्त विभाग की वेबसाइट देख ली, ठीक है? समाज कल्याण की नीति देखनी है तो समाज कल्याण की वेबसाइट देख ली। तो वेबसाइट विजिट वंस अ वीक 15 मिनट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खुद से कर पाइए तो अच्छी बात है, नहीं तो यूपीएससी हिंदी का मटेरियल इसमें सबसे बेस्ट है। तो ये हो जाएगा आपका जीएस 1 to 6 की पूरी तैयारी। अब बात कर लेते हैं पीटी की। पीटी इज अ गेम ऑफ, मतलब उस समय आपका कैसा माहौल रहता है, ठीक है? इसमें आप अभी से क्या कर सकते हो पीटी के लिए, मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, वो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप किसी मुद्दे पे कैसे राय रखते हो। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये जो दिया है ना, इस टेलीग्राम चैनल पे, इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा, ठीक है? यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि डेली हम लोग 1-2 मुद्दे इस पर डालते हैं, उस पर ऑडियो रिप्लाई, वीडियो, मतलब खुद कम से कम शीशे के सामने बैठ करके बोलना, बड़े मुद्दों पर बोलना, हमारा तमाम मेंटरशिप होती रहती है, क्या नाम है उस पे, तो हम लोग वीडियो ऑन करवा करके बच्चों से बुलवाते हैं ताकि बोलने की झिझक छूटे। कई क्या होता है कि वीडियो में वीडियो ही दिखाना पसंद नहीं करते हैं, सामने आना ही पसंद नहीं करते हैं, तो वो झिझक धीरे-धीरे आपकी जाएगी। पर्सनैलिटी की तैयारी धीरे-धीरे आपके साथ निकलेगी। स्टार्टिंग के तौर पे आप अभी क्या कर सकते हो कि अपना वीडियो के मतलब उसके सामने शीशे के सामने खुल करके बात कर सकते हैं। इन सब में एक चीज़ और रह गया है, टॉपर्स कॉपी और कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है? टॉपर्स कॉपी आपके लिए कब इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जब हम लोग थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन जाएंगे, ठीक है? तो जैसे मान लो अगर ये सीरीज आप फॉलो करते हो तो इसमें फर्स्ट राउंड हो गया आपका, ठीक है? फर्स्ट राउंड मान लो हो गया, सेकंड राउंड हो जाएगा, उसके थर्ड राउंड में आप यहाँ पे जाओगे टॉपर्स कॉपी, जब आपका प्रीलिम्स ये 2-3 महीने पहले, ये देखो, ठीक है? हाँ, देखो, ये रिवीजन टेस्ट, यहाँ से क्या है, रिवीजन टेस्ट स्टार्ट है 21 दिसंबर 2025। तो इसमें इतिहास पूर्ण पाठ्यक्रम प्लस समसामयिकी का है। तो इसमें क्या करेंगे, इतिहास के जो जो भी इस विषय से रिलेटेड जितने भी रहेगा, तो टॉपर्स ने क्या लिखा है उत्तर, अब मेंस की पीवाईक्यू फिर से पहले राउंड में पढ़ा, दूसरे राउंड में लिखा, तीसरे राउंड में टॉपर्स कॉपी, ये फिर आपको यहाँ पे देखना है कि टॉपर्स कितना टाइम फ्रेम में, निश्चित टाइम फ्रेम में कितना लिख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये कॉपी पड़ी हुई है। अंत में बात कर लेते हैं 2-4-5 मिनट में कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, ठीक है? कॉमन मिस्टेक्स बेसिकली देखो, हिंदी मीडियम या हिंदी बेल्ट, जब मैं हिंदी मीडियम बोल रहा हूँ तो हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हम लोग के यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत की बात बस ये होती है कि हम लोग, और देखो सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा कड़वा लग सकता है लेकिन आपकी आपकी भलाई के लिए, डॉक्टर अगर आपको औषधि दे रहा है तो ये औषधि आपको कड़वी लगेगी, लेकिन अगर आपने इस औषधि को पी लिया तो आपके लिए बहुत ही मजबूर हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है? तो गलतियाँ जो नहीं करनी है, पहली चीज़ तो सबकी अपनी अपनी गलतियाँ होती है, मैं कॉमन गलतियाँ बता रहा हूँ, अपनी गलती आप खुद नोट करेंगे, और खुद का जो मतलब सेल्फ एनालिसिस होता है ना, इसका इसका कोई मतलब इसका कोई सानी नहीं होता है। सेल्फ एनालिसिस सबसे महत्वपूर्ण होता है, पूरे दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है सेल्फ एनालिसिस। तो कॉमन गलतियाँ क्या हैं, मटेरियल इकट्ठा करना, ठीक है? मटेरियल इकट्ठा करना, इस पे मत जाइएगा, कभी भी मत जाइएगा, ठीक है? किसी भी एक सोर्स के लिए एक इतिहास पढ़ना है तो एक मटेरियल, अगला आपको कितना भी अच्छा लगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि जैसे 5-6 के लिए यूपीएससी हिंदी का मटेरियल कर लो, अगर आपके पास है, आप पहले से पढ़ रहे हो तो केवल वही पढ़ोगे, यूपीएससी हिंदी का नहीं पढ़ोगे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मटेरियल इकट्ठा करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आपने कितने पीडीएफ इकट्ठे कर रखे हैं और उसमें से कितने परसेंट पीडीएफ आप उसको यूज करते हैं। 99.99% पीडीएफ तो आप उसको यूज ही नहीं करते।
ठीक है, केवल 0.1% पीडीएफ आप उसको यूज़ करते हो, अब सोच लो। तो मेरे हिसाब से ऐसे पीडीएफ इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा? पीडीएफ वही रखिएगा अपने चीज़ों में जो आप बार-बार यूज़ कर पाओ, तो मोर रिवीज़न, जिसका जितना रिवीज़न होगा वही फर्स्ट डिवीज़न होगा ये। दूसरा, किसी की भी भक्ति नहीं करनी है। किसी भी सर की, जैसे पता चले आप हमारी या किसी भी सर की भक्ति कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। ठीक है? अंधभक्ति हम लोग कभी भी इसको प्रमोट नहीं करते हैं। ठीक है? अब बजाय कि जैसे हिंदी मीडियम का जो बच्चा रहता है वो क्या करता है? अमूमन गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा वाला भाव रखता है, और ये भाव ठीक भी है, मैं इसको नेगलेक्ट नहीं करता हूँ। लेकिन आज के ज़माने में जब आप कोचिंग कर रहे हो, तो कोचिंग में व्यावसायिकता है, और कोई भी इस चीज़ को बोलेगा नहीं। हम लोग ब्लाइंडली बोलते हैं, और इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम लोग सीधे-सीधे बोलते हैं तो लोग हम लोग को गलत समझते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये व्यक्ति अगर सामने से बोल रहा है कि कोचिंग बिज़नेस है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो चीज़ें सच बोल रहा है, वो गलत नहीं बोल रहा है। कोई भी सामने वाला आपसे पैसा कमाने के उद्देश्य से ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो अब वो गुरु परंपरा, गुरु शिष्य वाली परंपरा वाला फीलिंग्स यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग हैं जो इसमें पूरी तरीके से व्यावसायिकता को लागू नहीं करते हैं। जैसे हमारे देखिए बेल स्टेज की टेस्ट सीरीज मात्र ₹2500 की फ़ीस है, नॉमिनल एकदम फ़ीस है। इसमें भी कई ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग स्कॉलरशिप और इन सब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। हम लोग ऐसे ही एकमात्र संस्थान है जो हमारे देश के सैनिक हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके जो हमारे देश के शहीदों के जो बच्चे हैं, उनके लिए 100% स्कॉलरशिप हमारे कोर्सेज़ में चल रही हैं। ठीक है? जो हमारे देश के मतलब सैनिक हैं, अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। जैसे प्रेमशंकर पांडे सर, सेकंड रैंक आई थी पिछली बार, हमारे यहाँ से तैयारी किया था। 50% हम लोग ऐसे अभ्यर्थियों को ऑफ रखते हैं। तो इस मामले में हम लोग बहुत ही मतलब एकदम ओपननेस है। प्लस जैसे हमारी जो खास इनिशिएटिव्स हैं, जैसे डेली आंसर राइटिंग के लिए सृजन वाला है, तो इसमें हम लोग नो लॉस नो प्रॉफिट ये वाला काम करते हैं। जितना भी पैसा बच्चों से मिल रहा है वो सीधे उठा करके कॉपी चेकर्स को, तो जो टॉपर्स हैं, जो पहले से सेलेक्टेड हैं, भाई वो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा उनके लिए अर्निंग का सोर्स, तो कॉपी चेक करते हैं। तो उनके लिए भाई उनको अच्छा पैसा मिलेगा तभी तो वो कॉपी चेक करेंगे। तो हम लोग इस मामले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसलिए भी इसके बावजूद मैं आपको यही सलाह दूंगा कि किसी की भी भक्ति करने से बचिएगा। इससे हम अपना दिमाग खोल करके रख पाएंगे। ठीक है? अमूमन ऐसा होता है कि पता चला कि जैसे, अब नाम मैं नहीं लूँगा, एक कोचिंग के सर थे, बाद में लड़की को छेड़ते हुए पकड़े गए। तो उससे क्या होता है कि हमको खुद के ऊपर डाउट होने लगता है, यार हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे थे, ऐसे लोगों की भक्ति कर रहे थे। जैसे हमारे साथी थे ऐसे कई लोग, ठीक है? पैसे के हेर-फेर में गायब हो गए। लेकिन ठीक है, तो उससे कोई इश्यू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हिंदी मीडियम में रिज़ल्ट खराब होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये रहता है कि किसी की भी भक्ति करना ये अपने आप में एक नुकसानदेह साबित होता है। ठीक है? तो मटेरियल इकट्ठा करने में नहीं पड़ेंगे, किसी की भी भक्ति नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। सपोर्ट करिए, उनके साथ जुड़िए, ठीक है? मनोभाव के साथ जुड़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंधभक्ति हमको नहीं करनी है। तीसरी चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़, टाइम टेबल नहीं बनाना, ठीक है? ज़रूर बनाइए। फॉलो हो रहा है, कम अधिक हो रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। और जो लोग 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं स्पेशली, मैं उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँगा, अगर पैसे की समस्या नहीं है तो हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और 11 मई से अपने टेस्ट दीजिए, ताकि एक फिक्स टाइम टेबल, एक फिक्स शेड्यूल में आप जा करके एक फिक्स मैनर में अपनी तैयारी को कर पाएँ। ठीक है? तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थे जो अमूमन हर बच्चा करता है। इसके अलावा आपके जो भी क्वेरी हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी अगर कोई डाउट्स या कोई समस्या जिसको हम लोग यहाँ पे टैकल नहीं कर पाए हों, उसके लिए हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे, या मेंटरशिप क्लासेस में मिल लेंगे, या आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके हमसे बात कर लीजिएगा। ऑडियो रिप्लाई के थ्रू आपका वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है? इस पे हम लोग बात करेंगे। एक अगले 1-2 दिन के भीतर मैं उन बच्चों के लिए भी मतलब इस पे एक वीडियो बना दूँगा जो लोग 2026 में या 25 में यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों साथ लेकर के चलना चाहते हैं। ठीक है? तो उस पे एक वीडियो आएगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा चाहिए या नहीं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा, हाथ जोड़ करके निवेदन है। और वीडियो को और चैनल्स को सब्सक्राइब करवाइएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। आप लोग तमाम यूनिवर्सिटीज़ के छात्र हैं, तमाम लाइब्रेरी वगैरह में जुड़ते हैं, तो अगर आप हम अपने तरफ से अगर थोड़ा-सा हमारे लिए ये कर पाएँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट है, यूपीएससी हिंदी यूपीपीसीएस 2026 के लिए 2025 के लिए ओपन टेस्ट कराने जा रही है, तो जल्दी उसका डेट डिसाइड हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस टेस्ट के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को वर्तमान में आकर के नेक्स्ट में अपनी तैयारी के लिए जो कमियाँ हैं उस पे काम करने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका रहेगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। जय हिंद।